हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो फॉर मोर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि स्टॉक मार्केट में अधिकतर रिटेल इन्वेस्टर्स लॉस करते हैं और कुछ एक ही रिटेल इन्वेस्टर जिन्हें एक्सपीरियंस है, जो लंबे टाइम से स्टॉक मार्केट में है, वही प्रॉफिट कमा पाते हैं। या फिर कोई इन्वेस्टर्स जो एडवाइस लेकर इन्वेस्ट करते हैं, उनको प्रॉफिट हो पाता है। बाकी रिटेल इन्वेस्टर्स या तो लॉस करते हैं या फिर उसी रेंज पे रहते हैं जितना इन्वेस्टमेंट किया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है उनका। और कई बार तो वो स्टॉक मार्केट के ऑपरेटर्स की चाल में वो इतने ज़्यादा बुरे फंस जाते हैं कि उनके 50 to 60% इन्वेस्टमेंट डूब जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये TTML शेयर का चार्ट है। TTML का शेयर एक टाइम पे 10-20 रुपये के आसपास ट्रेड करता था, लेकिन यह शेयर अचानक से इतना बड़ा हाई बनाया कि ये 290 रुपये का एक हाई को टच किया, क्योंकि इसमें गुड न्यूज़ आया था, जिस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। पर बात यह है इसमें कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स इस स्टॉक को 250 के बाद या 200 के ऊपर खरीदे होंगे, अल्टीमेटली उस इन्वेस्टर्स को लॉस हो रहा होगा, क्योंकि ये शेयर अभी 202 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और जिसमें से आज भी इसमें लोअर सर्किट लगा हुआ है। ये पूरी तरह से ऑपरेटर्स का गेम था, जो उन्होंने एक वी शेप बनाया और रिटेल इन्वेस्टर्स को अपने जाल में फंसाया। ऑपरेटर्स इन स्टॉक्स में जिसमें एक बड़ा गुड न्यूज़ आने के चांसेस होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स उन स्टॉक्स को सस्ते दामों पर खरीद लेते हैं, उसके बाद अपने ऑपरेटर्स गेम चलाकर उसको एक बहुत ही ज़्यादा हाई रेंज पर ले जाते हैं। उसके बाद उसमें एक वी शेप बना के अपना सारा माल रिटेल इन्वेस्टर्स के मत्थे थोपना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण गिरावट होती है और रिटेल इन्वेस्टर्स को लॉस होता है। और ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल आप रुचि सोया का भी देख सकते हैं। एक टाइम पे रुचि सोया का शेयर 2 रुपये, 3 रुपये या 10 रुपये के आसपास ट्रेड करता था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही इसे पतंजलि ने एक्वायर किया, उसके बाद ये स्टॉक इतना तेजी से भागा कि सीधा 1500 रुपये का हाई बनाया। लेकिन देखो, उसके बाद से ये स्टॉक धड़ाम से नीचे गिरा, जिसके कारण रिटेल इन्वेस्टर को बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ। उसके बाद से रुचि सोया का शेयर कभी भी 1500 को टच नहीं किया और वह 1200 के आका अभी तक हाई बनाया है। और रिटेल इन्वेस्टर्स अभी भी जिसने 1500 पे खरीदा होगा, वह इस शेयर को लेकर अभी पछता रहा होगा, इतने हाई लेवल पे क्यों खरीदा, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि क्या सही लेवल है, कि इतना इसका प्राइस मैं पे करने के लिए रेडी हूँ कि पे करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में उन्हीं 2 टेक्निक्स की बात करूंगा जो आपको बताएंगे कि एक स्टॉक को खरीदते समय हमें उसका सही प्राइस लेवल कैसे जाने, जिससे कि आपको लॉस ना हो और आप अच्छे प्रॉफिटेबल रिटेल इन्वेस्टर्स बन सकते हैं। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखें, और यदि आपको कोई इस पर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं उसका पूरा कोशिश करूंगा कि उसका जवाब दूं। और मेक श्योर आप इस वीडियो को देखने के बाद आप हर एक स्टॉक का सही लेवल पता करके उसमें सही लेवल पे एंट्री कर सकते हैं और आपको लॉस होने के बहुत ही कम चांसेस हैं। फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ PE रेशो और PEG रेशो के। यदि आप इन दोनों रेशो के बारे में जानते हैं तो इस वीडियो को छोड़कर अभी जा सकते हैं, लेकिन यदि आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। और नए इन्वेस्टर्स के लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात करेंगे PE रेशो की। PE रेशो का फुल फॉर्म अर्निंग टू प्राइस रेशो होता है। दिस रेशो बिटवीन करंट मार्केट प्राइस और अर्निंग पर शेयर। फ्रेंड्स, अर्निंग पर शेयर आप क्वार्टर का भी ले सकते हैं और एनुअल का भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस बेसिस पे इसको एनालाइज करते हैं। और PE रेशो डेली के बेसिस पे चेंज होता रहता है, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस भी उसी तरह का चेंज होता रहता है, लेकिन डेली के बेसिस पे इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा। लेकिन जब इसका क्वार्टर रिजल्ट और एनुअल रिजल्ट आता है तो इसमें एक बड़ा चेंजेस देखने को मिल सकता है हमें। फ्रेंड्स, इसको कैलकुलेट करने का तरीका है, करंट मार्केट प्राइस को ऊपर रखें और अर्निंग पर शेयर को नीचे रख के डिवाइड कर दें, तो आपका PE रेशो निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका यूज ये है कि हम ये पता कर सकते हैं कि कोई स्टॉक सस्ता है या महंगा। फ्रेंड्स, हम PE रेशो को कंपेयर करते हैं, जब 2 कंपनियों के शेयर्स के PE रेशो को कंपेयर करते हैं, जिसका PE रेशो ज़्यादा है वो तो महंगा हो गया, जिसका PE रेशो कम है वो उसके मुकाबले वो शेयर सस्ता है। और एज वेल ही जब आप किसी भी स्टॉक में एंट्री ले तो उसका PE रेशो 20 या 30 से कम होना चाहिए। 20 और 30 ये डिपेंड करता है कंपनी के सेक्टर पे, क्योंकि किस सेक्टर की कंपनी है। और दूसरा इसका यूजेस है कंपैरिजन में अमंग अदर शेयर्स, यानी कि एक दूसरे के शेयर्स को आप कंपैरिजन करके आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सस्ता महंगा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद इस कंपनी के वैल्यूएशन में भी ये स्टॉक महंगे और सस्ते की ही बात करता है कि यदि कोई स्टॉक उसके हिसाब से कंपनी के जो एक्चुअल वेल्थ है उसके हिसाब से कितना ये वैल्यूड है। फ्रेंड्स, अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 कंपनियाँ हैं, पहली कंपनी A कंपनी है और दूसरी B कंपनी है। पहली कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 100 रुपये है और दूसरी कंपनी का भी करंट मार्केट प्राइस 100 रुपये है, लेकिन
अर्निंग पर शेयर EPS कंपनी ए का 10 रुपये है और कंपनी बी का 20 रुपये है। फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि पी रेशो निकालने के लिए हम करंट मार्केट प्राइस को अर्निंग पर शेयर के प्राइस से डिवाइड करके निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही अब जब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो कंपनी ए का पी रेशो आ जाता है हमारे पास 10। उसी तरह कंपनी बी को जब 100 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। फ्रेंड्स, यहाँ पर जब हम इन दोनों कंपनियों में देखेंगे तो कंपनी ए का पी रेशो 10 है, लेकिन वहीं कंपनी बी का पी रेशो 5 है। तो हम इस केस में साफ कह सकते हैं कि कंपनी बी कंपनी ए से सस्ती है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी बी अच्छी है और कंपनी बी ए गंदी है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे सस्ते और महंगे की बात कर रहा हूँ, अच्छे और बुरे के नहीं। फ्रेंड्स, आज के डेट में पी रेशो निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मनी कंट्रोलर जैसे ऐप पे पहले से ही वहाँ पे सेक्टर का पी रेशो और कंपनी का पी रेशो दोनों दिया हुआ रहता है। आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, या फिर आप वीडियो को एंड तक देखें तो मैं उसमें बताऊँगा भी कि किस तरह से हम देख सकते हैं। आई होप आपको पी रेशो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं PEG रेशो की। फ्रेंड्स, PEG रेशो का फुल फॉर्म प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशो है। दिस इज रेशो बिटवीन PE रेशो एंड ग्रोथ रेट ऑफ कंपनी इन परसेंटेज, एनुअल रिपोर्ट और क्वार्टर। कंपेयर PE रेशो विथ ग्रोथ रेट। फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि PE रेशो को जब हम इसके ग्रोथ से डिवाइड कर देते हैं तो इस कंपनी का PEG रेशो आता है, यानी कि PE रेशो प्लस इसका ग्रोथ, कि जिस हिसाब से कंपनी ग्रो कर रही है उसके हिसाब से क्या कंपनी का प्राइस अभी सही लेवल पे वैल्यूएड है या नहीं। फ्रेंड्स, कंपनी का ग्रोथ डिपेंड करता है उसके बेस्ट मैनेजमेंट पे, कस्टमर रिलेशन और गुडविल, और भी इसके कई फैक्टर्स हैं, लेकिन मैंने मेजर 3 लिए। फ्रेंड्स, कंपनी का मैनेजमेंट और कस्टमर रिलेशनशिप को तो हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन अकाउंटिंग में गुडविल को मेजर किया जा सकता है। और पी रेशो और प्लस उसमें जब हम ग्रोथ ऐड कर देते हैं तो निकल जाता है हमारा PEG रेशो। इसमें PE रेशो को ग्रोथ रेट से डिवाइड करके निकाला जाता है। फ्रेंड्स, और जब PEG रेशो की हम यूजेस की बात करते हैं तो इसके मेनली 2 यूजेस। सबसे पहला यूज़ है कि राइट करंट मार्केट प्राइस हम पता कर सकते हैं कि इसके ग्रोथ के रेट के हिसाब से कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है वो सही है या नहीं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके फेयर वैल्यूएशन ऑफ कंपनी विथ ग्रोथ रेट, और कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो फेयर है या नहीं वो भी हम पता कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि जिस कंपनी का PEG रेशो 1 है तो हम कहते हैं कंपनी करेक्टली है और फेयरली वैल्यूड कंपनी है, और यदि कंपनी का PEG रेशो 1 से कम है तो हम कहते हैं ये कंपनी अंडर वैल्यूड, और इसी तरह कंपनी 1 से ज़्यादा है तो ये ओवर वैल्यूड है। और जब भी किसी कंपनी का PEG रेशो 0.5 यानी कि आधे से कम है तो आप इस स्टॉक में को बेझिझक इसको खरीद सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, जो आगे चल के आपको एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ, एक बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है। और इसी तरह PEG रेशो 1.5 से ज़्यादा हो तो उस स्टॉक को उसी तरह सेल कर दे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड है और ये स्टॉक में कभी भी V शेप का मूवमेंट दिखा सकता है। और जैसा कि हमने अभी TTML के शेयर में और रुचि सोया के शेयर में देखा, वहाँ उस टाइम में वो बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड थे, जिसके कारण उसमें गिरावट आना निश्चित ही था। ये तो बस ऑपरेटर्स का गेम था कि लोगों को फंसाना और अपना प्रॉफिट बुक करना। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने जो पहले एग्जांपल कंपनी ए और कंपनी बी का लिया था, इस केस में हमने कहा कि कंपनी ए अभी महंगी है लेकिन कंपनी बी सस्ती है। अब हम इसी एग्जांपल को फर्दर एक्सपेंड करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप मान लें कि कंपनी ए का ग्रोथ रेट 5% है और कंपनी बी का ग्रोथ रेट 15% है। और फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा था कि PE रेशो को ग्रोथ से डिवाइड कर देते हैं तो निकल जाता है हमारा PEG रेशो। उसी तरह जब हम 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 2 आंसर। और उसके बाद जब हम कंपनी बी का PEG रेशो निकालते हैं तो 5 को 15 से डिवाइड करते हैं, जिसका आंसर आता है 0.333। फ्रेंड्स, मैंने अभी भी बताया कि जिस भी कंपनी का PE रेशो 0.5 से कम हो तो वो कंपनी वो अंडर वैल्यूड है, आप उसमें बेझिझक माल खरीद सकते हैं, आप उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और मैंने आपको ये भी कहा था जिस भी स्टॉक का PEG रेशो 1.5 से ज़्यादा हो आप उस स्टॉक में एंट्री ना करें, वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, उसमें कभी भी V शेप का गिरावट देखने को मिल सकता है। उसी तरह कंपनी ए का यहाँ पे PEG रेशो 2 है, यानी कि ये अपने ग्रोथ के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। वहीं दूसरी ओर कंपनी बी अंडर वैल्यूड है। फ्रेंड्स, अब जब भी किसी कंपनी के शेयर को खरीदें इन दोनों को कंपैरिजन जरूर करें। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की कि कंपनी ए और कंपनी बी इन दोनों में से कौन सी कंपनी बेहतर है, किस में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें कंपनी बी ज़्यादा बेस्ट है और ज़्यादा अच्छा है कि हम इसमें इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। भले ही इसका PE रेशो कम है लेकिन इसका ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा है कंपनी ए के मुकाबले, जिसके कारण हम कंपनी बी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
ये तो एक काल्पनिक डेटा था। अब मैं एक्चुअल कंपनियों की बात करता हूँ। फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको मनी कंट्रोलर के वेबसाइट पर लेकर आया हूँ, जहाँ पर हम HDFC बैंक लिमिटेड का देखेंगे। फ्रेंड, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि HDFC बैंक के सेक्टर का पी रेशो 31.25 है और इस कंपनी का पी रेशो है 23.20। फ्रेंड्स, और हमें ये साफ देख के पता चल रहा है कि HDFC बैंक का शेयर प्राइस अभी सस्ता मिल रहा है, क्योंकि HDFC बैंक का सेक्टर के पी से जब कंपैरिजन करें तो वो कम है। फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आपको टिकट ऐप पे लेकर आया हूँ। आप यहाँ पे HDFC बैंक टाइप करके आप फाइनेंशियल में जाकर चेक कर सकते हैं। मैं फाइनेंशियल पे लेकर आ गया हूँ। उसके बाद और जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप क्वार्टर्स रिजल्ट और एनुअल रिजल्ट उसके हिसाब से आपने सेलेक्ट कर ले, और नॉर्मल व्यू की बजाय आप यहाँ पर देखेंगे ग्रोथ व्यू, क्योंकि हमें ग्रोथ भी परसेंटेज के फॉर्म में चाहिए। आप नॉर्मल व्यू में देखेंगे तो नॉर्मल व्यू आपको डेटा के बेस पे होगा, करोड़ों में, वो परसेंटेज फॉर्म में नहीं होगा। और उसके बाद अब हम इसका देखते हैं कि ग्रोथ रेट क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका ग्रोथ रेट अभी है 16.46%, यानी कि 16.5% के आसपास इसका ग्रोथ है। फ्रेंड्स, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगला क्वार्टर रिजल्ट आएगा तो कम से कम तो 16.5% का तो बढ़ोतरी देखने को जरूरी मिल सकता है। तो इसी बेस पे अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे PEG रेशो का। फ्रेंड्स, अब इसका PEG रेशो निकालने के लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि PE रेशो था इसका 23 डिवाइड बाई इसका ग्रोथ कितना था 16.5। तो फ्रेंड्स, इसका PEG रेशो आ जाता है 1.39 है, यानी कि 1 से ज़्यादा है, जो ओवर वैल्यूड है। इस हिसाब से हम ये पता कर सकते हैं कि जो 1509 रुपये का रेट है ये इस समय ओवर वैल्यूड का रेट है। आप इसमें थोड़ी एंट्री ना ले, थोड़ा वेट करके उसके बाद इसमें एंट्री ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। और आपके जो भी फ्रेंड्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको तो ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी पता चल सके कि हम किस तरह से एक सही लेवल पे एंट्री कर सके, एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं, या फिर हम ऑपरेटर्स के जाल से हम बच सकते हैं।